जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का गोदोली भाग 2 किताब से चैप्टर 5 जो कि नागरी लिपि है, उसी का आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वो भी पूरे सरल तरीके से और आसान भाषा में हम करेंगे और पूरा करेंगे, यानी कि अंत तक। अब वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार कहानी को पढ़ लें, यानी कि जो पाठ को एक बार कंप्लीट अच्छे तरह से उसके सारांश, लेखक परिचय वगैरह पढ़ ले, जिससे यह होगा कि आप ऑब्जेक्टिव जल्दी मारेगा, जिससे आप इसको जल्दी से मार दीजिएगा सही। क्योंकि आप जब कहानी पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप कहानी को एक अच्छी तरह से पढ़े होंगे, यानी कि पाठ को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आपको जल्दी जल्दी आप बनाते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। जो नागरी लिपि के आरंभिक लेख मतलब आरंभिक माने सबसे पहले लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, पूर्वी भारत में या पश्चिम भारत में या दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो जो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिलते हैं जो कि दक्षिणी भारत में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का है, 1021 ईस्वी का है, या 1022 ईस्वी का है, या 1023 ईस्वी का? तो बेतमा दान पत्र जो है वो 1020 ईस्वी का है, यानी 1020 ईस्वी समय काल का है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? यानी उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, या 4थी सदी से? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी। कहीं कहीं आपको ऑप्शन इस प्रकार से लिखे दे 8वीं सदी, तो 6ठी को लिख दे 6वीं सदी, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस कहीं आपको इस प्रकार से लिख दे और कहीं आपको इस प्रकार से लिख दे, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं। सेम टू सेम ही 8वीं हिंदी में लिखा है, ये अंक में लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, गुनाकर मुले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे? यहाँ पर देखिए, जो आपको पता होगा कि गुनाकर मुले है जो नागरी लिपि के क्या है, लेखक है। क्या है? लेखक है। उनकी मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में हुई थी? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? तो जो गुनाकर मुले हैं उनकी जो आरंभिक पढ़ाई शुरू हुई थी जो मिडिल स्तर पर आने की जो होता है, फर्स्ट से 8 के बीच की पढ़ाई जो हुई थी वो मराठी भाषा में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मुले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? जो मुले जी थे, गुनाकर मुले जी थे, वो अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ किए थे? दिल्ली में किए थे, या जौनपुर में किए थे, या वर्धा में किए थे, या इलाहाबाद में किए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्धा में किए थे, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो नेपाली भाषा है किस भाषा में लिखी जाती है? गोरखमुखी लिपि में, या खरोष्ट लिपि में, या ब्राह्मणी लिपि में, या देवनागरी लिपि में? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी कि ऑप्शन डी। नेपाली जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था, या 1936 ईस्वी में हुआ था, या 1937 ईस्वी में हुआ था, ये 1938 ईस्वी में? घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं। जो जन्म है ज्यादातर ईस्वी पूछता है, यहाँ पर आपको डेट या तारीख नहीं पूछेगा। डेट तारीख तो ईस्वी आप याद रखिएगा। तो ये 1935 ईस्वी में गुनाकर मुले जी का जन्म हुआ था। ये VVI क्वेश्चन, ये इससे यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार आप जरूर याद कर लें। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि गुनाकर मुले का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, उत्तर प्रदेश में? तो जो गुनाकर मुले हैं उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, और ये जो महाराष्ट्र है भारत देश में है, आपको पता ही होगा। चलिए तो यहाँ पर नंबर क्वेश्चन, इन्होंने इन्होंने कहने का अर्थ हो गया लेखक। लेख कौन? गुनाकर मुले किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? यानी कि गुनाकर मुले थे, वो कौन ऐसा पुस्तक लिखे थे जिनमें पुरानी लिपियों का विस्तार से जानकारी दिए थे? संस्कृति में, या अक्षर कथा में, या प्राचीन भारत के इतिहास में दिए थे, या पूरा
लिपि शास्त्र में दिए थे। तो किस में दिए थे? तो अक्षर कथा में वो पुरानी लिपियों के विस्तृत दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? जो गुप्तों की राजधानी है उसको क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र कहा जाता होगा, या कुसुमपुर कहा जाता होगा, या बिलासपुर कहा जाता होगा, या देवनगर कहा जाता था? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर यहाँ पर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की है। जो बांग्ला जो लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? पुत्री है, बहन है, या भगनी है, या बहू है? तो जो बांग्ला लिपि है वो नागरी लिपि का एक बहन है, यानी कि सिस्टर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिस्टर है। क्या है? एक सिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि केरल के शासक को द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? जो केरल के शासक थे, शासक कहने का अर्थ है राजा, जो पहले उस पर राज करते थे, वो सिक्के पर वीर केरला से किस लिपि में लिखे थे? नागरी लिपि में लिखे थे, या ब्राह्मणी लिपि में लिखे थे, या नंदी नागरी लिपि में लिखे थे, गोरख मुखी लिपि में लिखे थे? जो केरल के राजा थे वो नागरी लिपि में ही सिक्कों पर वीर केरला से शब्द लिखे थे देवनागरी लिपि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पहल किन राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया? यानी कि सबसे पहले किन राजाओं का जो लेख लिखते थे वो जो उनकी लिपि नंदी नागरी नाम दिया गया था उनकी लिपि को? तो देवगिरी के राजाओं का, या विजयनगर के राजाओं का, या राष्ट्रकूट के राजाओं का, या चोल राजाओं का? यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर, देवगिरी, राष्ट्रकूट और चोल ये देश का नाम है। क्या है? देश का नाम है। और उस पर जो राजा राज करते थे उनकी लिपि थी, उनकी लिपि को सबसे पहले नंदी नागरी लिपि किस राजाओं को दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं के लेख जो थे, राजा को नाम नहीं दिया था गया, राजाओं के द्वारा जो लेख लिखा जाता था उनको नाम दिया गया था नंदी। तो कौन से शहर का था? विजयनगर शहर के राजाओं का लेख को नंदी नागरी लिपि सबसे पहले नाम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को क्या कहा जाता है? ललित शैली, अभिनागर शैली, विशिष्ट शैली, विभाष्ट शैली, या नागर शैली? क्या कहा जाता था? नागर शैली, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने लगे? जो मुद्रण के टाइप देवनागरी लिपि में कब बने थे? तो 2वीं सदी पहले, 2 सदी पहले, या 2 दशक पहले, या 20वीं सदी में, या 11वीं सदी में? तो जो देवनागरी लिपि का मुद्रण का टाइप बनने लगे तो वो 2 सदी पहले ही बनना शुरू हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशक लिपि थी? यानी सर्वदेशक मतलब हो गया, देशिक मतलब हो गया सभी देश की लिपि। कब कब बनी थी? 15वीं सदी में, या ईसा पूर्व काल में, या 8वीं या 11वीं सदी में, या कभी नहीं? तो नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि कब बनी? 8वीं और 11वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती? जो पहले जो दक्षिण भारत के थे, यानी जो साउथ इंडियन था, हम सब उत्तरी माने आते हैं, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ और नीचे आते हैं साउथ। जो साउथ के जो लिपि थी उसको पहले जो नागरी लिपि थी उसको नंदी नागरी लिपि कहते थे, या कोकनी लिपि कहते थे, या ब्राह्मणी लिपि, या सिद्धम कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो जो पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसको सिद्धम कहा जाता। सिद्धम कहीं कहीं आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता था। दोनों सही होगा, घबराने की बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? यानी गुणाकर जो मूले मूले थे अलग अलग विषय पर कितने निबंध लिखे थे? तो 150, यानी 150 नहीं, 1500 से अधिक, या 2500 से अधिक, या 3500 से अधिक, या 4500? तो देखिए, अढ़ाई मतलब हो गया 2500 और 1.5 मतलब हो गया 1500। तो क्या क्या होगा? तो 2500 से अधिक निबंध विभिन्न विभिन्न देश विषयों पर लिख चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? यहाँ पर प्रसिद्ध भी थोड़ा इस प्रकार से आपको कहीं पर देखने के लिए मिल सकता है। किस प्रकार से? परिसिद्ध। तो दोनों आपका सही होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
तो चलिए, गुणाकर मूले, नलिल बिलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम भी इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए होगा गुणाकर मूले। अभी जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते ऑप्शन बताते, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आपके मन में इसका आंसर आ जाना चाहिए, तब आप इतना आ गया था समझ लिए आपका 100% तैयारी यहाँ पर हो चुका है हिंदी का। फिर हम धीरे धीरे साइंस, सोशल साइंस, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इन सभी का पाठ परिचय भी करवाएंगे और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या था, यानी कि इस्लामी शासक कब शासन करने चालू किए थे, यानी कि शुरू किए थे, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में या 15वीं सदी में। तो 12वीं सदी में ही इस्लामी शासक का काल आरंभ हुआ था। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है सॉरी, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुई थी। सॉरी, जन्म नहीं, मृत्यु पूछा है। क्या पूछे थे, मृत्यु, लेकिन आपको जन्म बताइए। 1900 क्या हुआ था, 35 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ये सब आपको याद होना चाहिए। महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनका जो मृत्यु हुए थे 1995 ईस्वी में हुई थी, या 1999 ईस्वी में हुई थी, या 1905 में, या 1909 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, 1909 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपने सिक्कों पर सीताराम की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे, यानी कि कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति यानी कि पिक्चर छपाए थे और रामसिंह नागरी लिपि में अंकित करवाए थे, यानी कि लिखी थी। तो शेरशाह सूरी ने, या हरिहर ने, या अकबर ने, या राजपूत द्वितीय ने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अकबर ने। यहाँ पर देखिए द्वितीय इस प्रकार से लिखाएगा, देखिए कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटर में इस प्रकार से नहीं लिखाता है, इस प्रकार से ही लिखाता है। तो आप यदि लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, लिखते हैं तो ये वाला लिखिएगा, और कंप्यूटर में है इसलिए ये वाला है। तो दोनों सही है, दोनों में से एक भी लिखिएगा, तो अगर आप लिखिएगा भी तो ज़्यादा शुद्ध ये वाला होगा, यदि आप लिखते हैं तो ज़्यादा शुद्ध ये वाला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। गुणाकर मूल्य जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है, बाबूराम सक्सेना है, कौन है। तो यहाँ पर गुणाकर मूल्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया। जो नागरी लिपि है वो शीर्षक जो है, यानी जो ये पाठ है, वो किस पुस्तक से लिया गया था। अक्षरों की कहानी से, या भारतीय लिपियों की कहानी से, या अक्षर कथा से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो जो नागरी लिपि लिया गया वो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। जो मराठी भाषा है उसकी लिपि क्या है, ब्राह्मणी लिपि है, या नंदी नागरी, या देवनागरी, या मराठी लिपि। देखिए मराठी नाम का कोई लिपि नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, टकसाल का संबंध किससे है। सिक्कों से है, अभिलेखों से है, लिपि से है, अनाज के ढेरों से। तो सिक्कों से। टकसाल मतलब क्या होता है, सिक्का। टकसाल के संबंध किससे, सिक्के से। सरबन बेलगोला स्थान संबंध है, यानी सरबन बेलगोला एक धार्मिक स्थान है जो किस धर्म से रिलेट करता है, यानी कि संबंध रखता है, जैन धर्म से। किससे रखता है, यानी रिलेट करता है, संबंध रखता है, तो जैन धर्म से। चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन, सिद्धम क्या है। हम आपको बताए थे सिद्धम क्या है। सिद्धम एक प्रकार की क्या है, लिपि है। मंत्र नहीं है, सिद्ध योगी बिल्कुल नहीं है, साधु भी बिल्कुल नहीं है, तो क्या है, एक प्रकार की क्या है, लिपि है। किसकी लिपि हम बताए थे, दक्षिण भारत की लिपि है। आपको हम आगे करवाए थे, दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहा जाता था, सिद्धम कहा जाता। क्या कहा जाता था, सिद्धम। हम आपको बताए थे सिद्धम कैसे लिखाता है, यहाँ पर कंप्यूटराइज है तो आप शुद्ध भाषा में लिखिएगा जैसे हम आपको बताए थे। चलिए 29 नंबर है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई। संज्ञा मतलब होता है नाम, संज्ञा देगा, यानी कि किसे देवनागरी की संज्ञा देती है, प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। तो काशी को दी जाती है। कहाँ, ये तीनों जो है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यानी जो चारों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदिकाल कवि कौन है। सरहदपाद, या तुलसी, या वाल्मीकि, या निराला। तो क्या होगा, सरहदपाद। कौन है, सरहदपाद हिंदी के आदि कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष क्या है? विद्वान थे या प्रख्यात राष्ट्रकूट के राजा थे या कवि थे या राज वैद्य थे? तो क्या थे? ऑप्शन बी राष्ट्र या प्रख्यात मतलब हो गया प्रसिद्ध, राष्ट्रकूट के राजा थे। कौन? अमोघ वर्ष। अगर कहते हैं मिहिर भोज की गैलेवार प्रशस्ति किस भाषा में है? यानी जो मिहिर भोज की गैलेवार जो है प्रशस्ति किस भाषा में? प्राकृत भाषा, फ्रांस भाषा या संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? संस्कृत भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतमा कहाँ पर है? इंदौर के पास है, लखनऊ के पास है या पुणे के पास है या पटना के पास है? जल्दी जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बता दिए। तो जो बेतमा है जो इंदौर के पास। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। तो दक्षिण भारत के पांड्या प्रदेश किस राजा के पालियम दामपत्र मिले थे? पालियम दाम में महेंद्रपाल के, राज बरगुन के या राजा भोज के या श्री गंग राजा के? तो मिले थे राजा बरगुन के। इस प्रकार से इस चैप्टर में हमें टोटल 34 भी आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लगे थे, जो हम आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।